Assalamu alaikum students. This lecture is for first year class and BS fourth semester chemistry. Today our topic of discussion is lysosome. लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो फर्दर वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो स्प्लिटिंग सोम्स बॉडी, यानी स्प्लिटिंग बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। तोड़ फोड़ करने वाली, तोड़ने वाली, डाइजेस्ट करने वाली बॉडीज़ क्या कहलाएंगी? लाइसोसोम। डी ड्यूब ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्ज़र्व किया था 1949 में ये डिस्कवर हुए। मोस्टली ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाती हैं। तो स्टूडेंट, सेल्स हमारे पास दो तरह के थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने कहा था कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जस्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें राइबोसोम्स हमने पढ़ा था, जबकि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती हैं जिनमें से लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक सेल्स स्टूडेंट्स कौन से हो सकती हैं? प्लांट्स के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स और इसके अलावा फंजाई के सेल्स, एल्जी के सेल्स, ये हमारे पास क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इनमें ये मौजूद होंगे। फिर बात होती है कैस कौन से सेल्स में मौजूद होंगे? ऐसे सेल्स जो फैगोसिटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। फैगोसिटिक एक्टिविटीज़ हमने लास्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आई थिंक पढ़ा था कि सेल कोई भी सॉलिड पार्ट इंगल्फ करेगा अपनी मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग करके, यानी कोई भी चीज़ सेल के साथ टच करती है तो सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक छोटा सा वेजिकल बना के उस बॉडी को कवर कर ले और सेल के अंदर वो चीज़ आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे सेल जो फैगोसिटिक एक्टिविटीज़ करेंगे उनमें लाइसोसोम बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे सेल्स कौन सी हैं? हम एग्जांपल ले सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स में स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो फैगोसिटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। बाकी तमाम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से हट के इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ऐसा क्या है? जस्ट एक सैक है जो कि मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये इसकी एक छोटी सी बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, या जिसको आप सिंपली सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये कौन से मॉडल को ओबे करती है? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यूनिट मेम्ब्रेन यानी ऊपर और नीचे इसके क्या होगी? प्रोटीन, और उसके अंदर लिपिड की बाई लेयर होगी सैंडविच हुई हुई। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊपर नीचे दो प्रोटीन और सेंटर में लिपिड की बाई लेयर, ट्रिपलेट मेम्ब्रेन है इसमें, यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें फिर फर्दर दो प्रोटीन्स की लेयर और सेंटर में लिपिड की बाई लेयर होगी। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इस मेम्ब्रेन का है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ये कौन सी प्रोटीन्स होंगी? यस, ये फंक्शनल प्रोटीन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या जिनको आप प्रोटीन्स कह रहे हो वो मौजूद हैं। तो स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से हो सकते हैं? एसिड फॉस्फेटेजेस और एसिड एनहाइड्रेजेस। ये दो तरह की स्पेशलिटी है एंजाइम्स में, एसिड फॉस्फेटेजेस और एसिड एनहाइड्रेजेस। और इसके अलावा कई और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी लाइसोसोम्स में मौजूद हैं। अब एंजाइम्स क्या है? नेचर में प्रोटीन है। तो अब इसके अंदर एंजाइम्स हैं, यानी इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। ये खुद एक सैक, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन और अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो कहाँ से बन रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम? ये आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस में इसका जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, सिस्टर्नी के अंदर जो ल्यूमेन है लाइट पिंक कलर की, इसमें वो प्रोटीन या वो एंजाइम मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी अपरेटस में ये प्रोटीन कहाँ से आएगी? थोड़ा रिकॉल करें पिछले लेक्चर्स को। तो हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर क्या मौजूद है? राइबोसोम। वो अपनी प्रोटीन बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन मिल देंगे। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेजिकल्स बडेड ऑफ करेगा अपने टिप्स से, जिसको हमने क्या कहा था? ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल। वो इस गोल्जी अपरेटस की ऊपर वाली यानी एफ फेस, फॉर्मिंग फेस पे आके अटैच्ड होंगे और अपनी प्रोटीन किसके ल्यूमेन में डाल देंगे? गोल्जी अपरेटस की। फिर उस प्रोटीन की इस गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होगी? मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग। तो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर गोल्जी बॉडी के अंदर आई है उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब वो एंजाइम वो प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर की होगी,
यानी ऐसी प्रोटीन होगी जिसने एंजाइम्स के तौर पे काम करना होगा। तो वही प्रोसेस्ड जो प्रोटीन है इस गोल्जी ऑपरेटस की टिप्स से छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में पैक्ड होकर निकलेगी। तो कल हमने पढ़ा था कि ये जो सिस्टर्नी है इनको हम गोल्जी बॉडी कह रहे हैं, ये जो आपको 1 2 3 4 नज़र आ रही हैं, और इनकी साइड्स की जो टिप्स बडेड ऑफ हो रही हैं, कट होकर छोटे छोटे वेसिकल्स बना रही हैं, ये गोल्जी वेसिकल्स हैं। तो आज हमने इन्हीं गोल्जी वेसिकल्स को एज अ लाइजोसोम लेना है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, ऐसे गोल्जी वेसिकल जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पैक्ड हैं, ऐसे वेसिकल्स लाइजोसोम होंगे। तो ऐसा नहीं है कि गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जितने भी गोल्जी वेसिकल्स हैं सारे के सारे लाइजोसोम हैं, नहीं। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस्म की प्रोटीन को अपने अंदर पैक किया हुआ है। अगर वो प्रोटीन एसिड एनहाइड्रेसेस या एसिड फास्फेटेसेस या कोई भी और हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, देन दैट वुड बी नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। तो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया प्राइमरी लाइसोसोम, तो हम लाइसोसोम पढ़ने के साथ साथ इसकी टाइप्स पे भी फोकस कर रहे हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडीज़, ये इसकी 3 तरह की टाइप्स के होंगे लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जिस तरह हमने बात की कि नाया नवेला नौज़्यादा बना लाइसोसोम, यानी जो अभी सबसे पहले प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो इसमें कंटेंट क्या है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। अच्छा जी, अब आपको साइड पे नज़र आ रहा है एक वेसिकल जिसको फैगोसोम कहा गया है। फैगोसोम ये आपको एक पर्पल सा और जिसमें ब्लैक स्पॉट है। तो ये सपोज करें ये जो ब्लैक स्पॉट है ये कोई मटेरियल है जिसने टूटना है। ये मटेरियल जैसे ही सेल के अंदर आया होगा, सेल ने इसको क्या कर लिया होगा, कवर, एक मेम्ब्रेन के अंदर, और उस कवर के साथ इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फैगोसोम। फैगोसोम में मटेरियल या पार्टिकल है जिसने डाइजेस्ट होना है। तो जैसे ये फैगोसोम, यानी ये जैसे ही ये फैगोसोम अब इस वक्त लाइजोसोम नहीं है। फैगोसोम कोई ऐसा वेसिकल है जिसके अंदर डाइजेस्ट होने वाली चीज़, डाइजेस्ट होने वाला मटेरियल मौजूद है, जो कि फैगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर आया हुआ है, सेल ने इसको इंगल्फ किया हुआ है। तो फैगोसोम जब प्राइमरी लाइजोसोम के साथ यूनाइट होगा, इस स्ट्रक्चर में दोनों की मेम्ब्रेन सेंटर से क्या होगी, डिफ्यूज्ड होगी। अब आप देखें ये जो लाइट पिंक हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है, इसमें क्या है, एंजाइम्स हैं, और ये जो हमारे पास ब्लैक वाला एरिया है ये वो मटेरियल है जिसने एंजाइम की मदद से टूटना है। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको वो मटेरियल डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम से मिलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, फैगोसाइटोसिस। यानी इस सेल ने सबसे पहला काम क्या किया, सेल के अंदर लाइसोसोम ने सबसे पहला काम क्या किया, फैगोसाइटोसिस की। उसके अलावा हम इसको बाज़-औक़ात यूँ भी लेते हैं कि अपने ही सेल के कुछ पार्ट्स को डीजनरेट करता है, यानी ऑटोफेगी करता है। पहला अब स्टेप क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस, दूसरा ऑटोफेगी। ऑटोफेगी आपको इस पिक्चर में क्लियर कर हुआ नज़र आ रहा है। ऑटोफेगी का मतलब है सेल के अपने वर्न आउट यानी उखड़े हुए या ओल्ड पार्ट्स को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है जो कि डैमेज्ड हुआ है, वर्न आउट है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम ने यहाँ पे एक डस्टबिन का काम करना है कि ये जो ओल्ड पार्ट है डस्टबिन में आनी है। तो इसका मतलब ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आ रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। और प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स प्राइमरी लाइसोसोम जब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिला है तो इसका नाम क्या हो गया है, सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर इस तरह मटेरियल क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद जो मटेरियल काबिल इस्तेमाल था वो सेल में रीअब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में, और जो बाकी गंद बचा उसको आपने क्या कहा, रेजिड्यूअल बॉडी। क्या कहा उसे, रेजिड्यूअल बॉडी। तो अब इसमें सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम, फिर किसी चीज़ के साथ उसका मिलना, फ्यूज़ होना, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाना, और जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हुई उनको रीअब्जॉर्ब करके बकाया जो नाकाबिल इस्तेमाल सामान बचा वो जब एक पैकेट में आएगा तो उसे आप क्या कहोगे, रेजिड्यूअल बॉडी। उसके बाद ये भी आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको एक लिपिड की लेयर और ऊपर नीचे प्रोटीन्स की लेयर, यानी एक मेम्ब्रेन है जो कि अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कवर किए हुए है। तो ये लाइसोसोम शो हुआ है। तो ये वही बात फैगोसाइटोसिस, जिस तरह से अभी हमने कहा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आया
लाइसोसोम ने उसके साथ यूनियन किया, फ्यूज्ड हुआ और उसको डाइजेस्ट कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में। दूसरी बात जिस तरह से हमने कही कि सेल के अपने ही हिस्सों को इसने क्या किया, डीजनरेट किया। डेवलपमेंटल प्रोसेस में मोस्टली ऐसा होता है। तीसरा इसका एक और काम हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल से बाहर इसने अपने एंजाइम भेजने हैं। लाइसोसोम किस में मौजूद है, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटर सेलुलर डाइजेशन क्या होती है, सेल के बाहर होती है। तो ये लाइसोसोम इस वक्त सेल के अंदर हैं। ये लाइसोसोम अपनी प्रोटीन को सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए भेजेंगे, तो ये क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर अगर कोई डाइजेशन है तो वो क्या होगी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। जिस तरह से अभी हमने क्या बात की है, फैगोसाइटोसिस, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की एग्जांपल थी। उसके अलावा इसके फंक्शन ही इसको कह सकते हैं, या हम यूँ कहें कि अगर लाइसोसोम में जो एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि नेचर में क्या हैं, प्रोटीन हैं, अगर उन एंजाइम्स, उन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लाइसोसोम अपनी एक्टिविटी खो देगा। अब प्रोटीन बनाने के लिए सेल के जेनेटिक मेकअप में क्या मौजूद हैं, जीन्स मौजूद हैं। जीन्स किस पे होती हैं स्टूडेंट्स, डीएनए पे। तो अब दोबारा गौर से सुने, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए है और डीएनए पे जीन्स हैं। डीएनए पे मौजूद जीन्स ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं। तो अगर उन जीन्स में म्यूटेशन हो गई है, यानी डीएनए चेंज हो गया है, तो वो प्रोटीन भी गलत बनाएगा। एक म्यूटेंट डीएनए एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनानी है। तो जो अगर एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया और प्रोटीन एबनॉर्मल बन गई है, और वो प्रोटीन अगर एक एंजाइम था और एंजाइम एबनॉर्मल एंजाइम बन गया, तो इसका मतलब है वो अपनी कैटालिटिक पावर खो देगा, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा। अब ये कौन से एंजाइम से, लाइसोसोम के एंजाइम। इन्होंने किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना था, अब वो चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो जिस चीज़ ने कंज्यूम होकर स्प्लिट हो जाना था वो चीज़ जमा होती गई, जमा होते होते एक्यूमुलेट होगी सेल के अंदर। तो जमा होने से उसको आप कौन सी डिजीज़ कह सकते हो, जमा होने से उसने सेल को कोई इल जो है वो अफेक्ट दिया, तो हम कहेंगे कि ये डिजीज़ है। तो यहाँ पे वर्ड कॉन्जेनिटल डिजीज़ क्या होती हैं, जो कि बाय बर्थ होती हैं। ऐसी डिजीज़ जो बाय बर्थ हों उनको आप क्या कहोगे, कंजेनिटल डिजीज़। तो ये बाय बर्थ ही होगी म्यूटेशन। इसमें आप स्टोरेज डिजीज़ की जिस तरह मैंने बात की कि फ़र्ज़ किया लिपिड्स हैं, या फ़र्ज़ किया ग्लाइकोजिन या कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है ग्लाइकोजिन, ये एक लीवर सेल है, लीवर सेल में ये एक्यूमुलेट हो रही हैं, राइट। अब जब सेल को ज़रूरत होगी वो ग्लाइकोजिन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा, किसकी मदद से, इन्हीं हाइड्रेटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम की मदद से। अब लाइसोसोम्स के अंदर वो एंजाइम नहीं है, यानी या तो डेफिशिएंट हैं या फिर वो एबनॉर्मल एंजाइम्स हैं, अपना काम नहीं कर रहे। तो नतीजा क्या होगा, लीवर के सेल में ग्लाइकोजन जमा होती 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 बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसको आप क्या कहोगे, ये एक स्टोरेज डिजीज़ बन गई। जिस तरह अभी मैंने बात की लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन की, तो आप उसे क्या कहोगे, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। इस स्लाइड में आप एक नॉर्मल और एक डिजीज सेल्स को देख लें। ऊपर वाले सेल में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ मटेरियल ब्रेक डाउन हो गया और वो रिसाइकल हुआ। नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हो कि वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, रिसाइकल नहीं हुआ, बल्कि वो एक्यूमुलेट होता गया। क्यों? क्योंकि उस सेल के पास डिफेक्टेड एंजाइम से नॉर्मल लाइसोसोम, ऊपर वाली पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहे हैं कि एक ऐसा सेल है जिसमें लाइसोसोम नॉर्मल है। इसमें लाइसोसोम ऐसे हैं जिनकी प्रोटीन डिफेक्टेड है, जिनकी एंजाइम वर्किंग नहीं है। तो नतीजा एक्यूमुलेशन हुई और इस तरह से वो सेल क्या हो गया, डिजीज्ड सेल कहलाने लगा कि ये कैटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, एंजाइम चीज़ों को नहीं तोड़ेंगे। तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, जिस तरह हमने अभी थोड़ी सी देर पहले जिक्र किया था कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन स्टोर हो रही है और वो ग्लूकोज में नहीं टूट पा रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जिसने लाइसोसोम में होना था वो नहीं है। और ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 पॉम्प डिजीज़, या क्या नाम है उस एंजाइम का जिसकी इसमें डेफिशिएंसी है, एसिड माल्टेज। यानी या तो एसिड माल्टेज है ही नहीं, या एसिड माल्टेज है तो वो एब नॉर्मल है, यानी इस प्रोटीन में कोई अमीनो एसिड ऐसा होगा जो कि एब नॉर्मल होगा,
तो हम इसकी वजह से कह सकते हैं कि ये प्रोटीन, ये एंजाइम फंक्शन लेस होंगे। तो ये लाइसोसोम के अंदर अगर ग्लाइकोजेंस इकट्ठी होती जाएगी तो ये कार्डिक या स्केलेटल मसल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। टे सैक डिजीज़ एक और स्टोरेज डिजीज़ है, यानी कॉन्जेनिटल डिजीज़ में हमने पहले स्टोरेज डिजीज़ पढ़ा। स्टोरेज डिजीज़ की एक टाइप ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 पढ़ी, जो कि ग्लाइकोजिन के स्टोर होने की वजह से है और इसको तोड़ने वाला एसिड माल्टेज नहीं है। टे सैक डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लिपिड एक्यूमुलेट होता है। लिपिड किस में एक्यूमुलेट होगा? ब्रेन के अंदर। ब्रेन में आपको पता है क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर जो लाइसोसोम होगा उसमें लिपिड जाएगा डाइजेस्ट होने, लेकिन चूंकि लाइसोसोम के पास एंजाइम्स नहीं है वर्किंग में या डेफिशिएंट है, तो वो लिपिड जो हैं लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर होते जाएंगे। और वो लाइसोसोम किसका था? ब्रेन के सेल का। तो ब्रेन के सेल्स में लिपिड जो है वो इकट्ठी होगी, और लिपिड्स ब्रेन के सेल्स के अंदर इकट्ठी होने का मतलब क्या है कि ये मेंटल रिटार्डेशन का बायस है, यानी मेंटली तौर पे वो बंदा नॉर्मल नहीं होगा जिसको ये टे सैक डिजीज़ होगी, तो ये डेथ का भी सबब बन सकती हैं। टे सैक, ग्लाइकोजिनोसिस और इस तरह की कई और भी जो हैं वो बीमारियां हैं। तकरीबन 20 जो हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की ऐसी कंडीशंस हैं जो अब तक ऑब्ज़र्व हो गई हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल सा आज का टॉपिक था, लाइसोसोम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।